रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो चुके हैं और अब वो डर करके पोर्टफोलियोज बेच रहे हैं। जनवरी के महीने में जितने पोर्टफोलियो खुले नहीं थे उससे ज़्यादा फोलियोज आपको क्लोज होते हुए दिखे। इसी के साथ साथ 7 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिससे काफ़ी तगड़ा आउटफ्लो आपको देखने को मिल रहा है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एफआईआई के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपके Q&A लेने की कोशिश करूंगा एंड ऑफ द वीडियो। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि भाई एफआईआई कैसे रुकने वाला है, एक बार में क्यों नहीं बेच देते पोर्टफोलियोज। सो मैं बोलूँगा ये पूरी वीडियो देखना, आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि रिटेल इन्वेस्टर कैसे सोचता है और जो मेरी कमेंट्री होती है वो किन किन लोगों को मेनली टारगेट करती है। सो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो जो लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, जो ओपन माइंड के साथ मार्केट को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो ये चैनल टोटली आपके लिए है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। आज भी 50% जो व्यूअर्स है मेरे वो चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज कर दो, आपके लिए फ्री है और मेरी इससे काफी हेल्प होती है। शुरू करते हैं वीडियो। सो रिसेंटली ये टाइटल आपको काफी देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो चुकी है, स्टॉपेज रेशियो आ चुका है जो कि 109 के आसपास का जनवरी का, जो कि हाईएस्ट रहा है लास्ट अप्रैल से 52% के आसपास, और ना जाने क्या क्या ऐसी न्यूज़ आपको भर भर के दिख जाएगी इस समय पे इंटरनेट के ऊपर। लेकिन क्या ये रियलिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे इनफ्लो के ऊपर? एक्चुअली में नहीं। क्यों नहीं डालती? और ये जो शेयर बाजार के अंदर AUM का डेटा, AMFI का डेटा आता है इनफ्लो का, ये कितना रेलेवेंट है इसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज दिसंबर में जब डेटा आया था काफ़ी सारे लोगों ने खुशखबरियां मनाई थी बिकॉज ऑल टाइम हाई के आसपास का डेटा था। उसके अंदर मैंने प्रॉपर डेटा के साथ आपको दिखाया था कि भाई बहुत ही चुनिंदा लोग हैं इंडिया के अंदर जो एक्चुअली में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। चाहे बाजार नीचे जा रहा होता है चाहे बाजार ऊपर जा रहा होता है, नेट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो म्यूचुअल फंड के अंदर इनफ्लो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखता है। बिकॉज जो टॉप के 2 से 5% लोग हैं रियल मनी उनका इन्वेस्टेड है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे सो टॉप 10 को अगर मैं छोड़ दूं तो 90% लोगों के पास सर्वाइवल क्राइसिस है। सो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? और ये जो फोलियोज बंद हुए हैं इस समय पे, ये मेनली किसके बंद हुए होंगे? ये उन लोगों के बंद हुए होंगे जो एक बुल रन देख करके आए थे। ये उन लोगों के बंद हुए होंगे जिन्होंने ओवरनाइट डबल करने की सोची होगी और स्टॉक मार्केट ने इन्हें धड़ाम से गिरा दिया, बोला कि भाई आपसे निकल जाओ, नहीं होने वाला। तो इसी वजह से जितने फोलियोज बन नहीं रहे उससे ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है टू बी फ्रैंक अगर मैं बताऊं तो। इससे ये पता चलता है कि बेसिक लॉजिकल थिंकिंग, बेसिक लॉन्ग टर्म विजन, और जो लोग कहते हैं ना, आपने काफ़ी बार सुना होगा यूट्यूब के ऊपर, जो मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं कि हर इंसान आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेचने पे तुला हुआ है कि भाई 15 साल 20 साल 15 साल 20 साल। मैं इस वजह से क्रिटिसाइज करता हूं हमेशा उन लोगों को क्योंकि भाई नॉर्मल इन्वेस्टर के बस की बात ही नहीं है 15 साल 20 साल रुकना। 100 लोग नए आएंगे, उसमें से 50 लोग ऐसे होंगे जो एक साल के अंदर अपना पोर्टफोलियो बंद करके भाग जाएंगे। अगर उनके रिटर्न्स नहीं बनते, इवन नेगेटिव में होंगे, तो शायद 50 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो आंख बंद करके रिकमेंडेशन होती हैं कि स्मॉल कैप सही है, स्मॉल कैप सही है, स्मॉल कैप के पीछे का रिस्क कोई नहीं बताता। 15 साल बेचने में तुले हुए आप लोग को हर एक इंसान, लेकिन भाई 15 साल के लिए वो बंदा है या नहीं ये कौन पता करेगा? जब आप 15 साल का टारगेट देते हो तो भाई देखो तो वो बंदा आया 10 दिन पहले है, एज 22 साल है उस इंसान की, रिस्क एपेटाइट का कोई अता पता नहीं है। आप 15 साल की कमिटमेंट उससे ले रहे हो, भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड को 1 साल की कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, 15 साल की कमिटमेंट ले रहे हो उससे। तो आंख बंद करके कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस हमेशा पर्सनल होता है, रिस्क एपेटाइट अलग होता है। जब मैं मार्केट के अंदर आया था मैं स्मॉल कैप से डरता था, निफ्टी 50 मल्टी कैप इनके अलावा कभी चूज ही नहीं करे थे। क्यों? क्योंकि पता नहीं था। फिर धीरे धीरे करके पैसे खोए, फिर इन्वेस्ट करा, देन स्टॉक्स के बारे में सीखा, फंडामेंटल, बिजनेस, टेक्निकल, न जाने क्या क्या, बहुत पैसा खोया, फिर बहुत पैसा कमाया भी, सब स्टॉक मार्केट से ही करा है। तो पहली चीज़ समझो, खुद को समझो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। स्मॉल कैप अच्छे हैं, मिड कैप, सारी चीज़ अच्छी हैं, लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। किसी के लिए FD बहुत अच्छी हो सकती है, किसी के लिए गोल्ड, किसी के लिए ETF और शायद किसी के लिए म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 ही। सो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। पहली चीज़ हो गई है। अब इसका प्रूफ क्या है ये दिखाता हूँ। सो 4 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसके अंदर से तगड़ा आउटफ्लो देखने को मिला है जनवरी में। पहला आउटफ्लो आपको देखने को मिला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। डू यू रियली थिंक कि जो स्मॉल कैप है निपॉन इंडिया का ये वर्स्ट है? वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, इससे तगड़ा आउटफ्लो दिखा है।
दूसरा है मिड कैप का हमारा, कौन सा है, HDFC मिड कैप है, यहाँ पे कोटक इमर्जिंग मिड कैप है। इवन ये दोनों मिड कैप आज की सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं मोतीलाल को कंपेयर करूं तो ये दोनों मिड कैप से आउटफ्लो हुआ। क्यों? क्योंकि जब मोतीलाल चल रहा था तो ये दोनों फंड नहीं चल रहे थे। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो डिफरेंट था। इसके बारे में कोई नहीं डिस्कस करेगा, नाम बता के निकल जाएंगे, ठीक है। रेशियोज से फर्क पड़ता ही नहीं है, रेशियोज एक दिन में बदल जाते हैं पोर्टफोलियो चेंज होने पे। सो ये दोनों फंड्स अच्छे थे और अब से आउटफ्लो हो रहा है। अगर आप देखो HDFC स्मॉल कैप ऊपर देख लिया हमने, एक्सेस मिड कैप से भी आउटफ्लो हुआ है। SBI स्मॉल कैप, मतलब ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें तो शायद लोग बरसों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। एक डिसेंट कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड है। यहाँ से निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है ये, इससे आउटफ्लो आपको देखने को मिला है। तो ये ऐसे फंड्स हैं, टू बी फ्रैंक अगर आप मेरे से पूछोगे, ये ऐसे फंड्स हैं जो शायद कंसिस्टेंट कंपाउंडर काइंड ऑफ फंड्स होते हैं। ये वैसे फंड है। ये फंड ऐसे नहीं है कि आपको बेस्ट परफॉर्मिंग देते हैं, ऐसे भी नहीं है जो वर्स्ट परफॉर्मिंग देते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट देते हैं, बेंचमार्क के आसपास का रिटर्न आपको बना करके दे देते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इन फंड से निकल चुका है। तो आप ये समझो कि आप किसी को जिसको बोल रहे हो कि भाई निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में पूरा पैसा डाल दो, इस मिड कैप में पूरा पैसा डाल दो, फ्लैक्सी कैप ये बर्बाद होते हैं। आपके लिए हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे हों, लेकिन भाई एक्स बंदे के लिए वो हो सकता है बेकार हो, क्योंकि 30% गिरती हवा खराब हो जाती है लोगों की। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब मैं भी आया था भाई मेरी भी हवा खराब होती थी। आप ये समझो आपने पूरी मेहनत से 10 लाख रुपए जमा करे, इन्वेस्ट करते गए और एकदम से आपको पता चल रहा है कि भाई 10 के 12 बनाने आए थे, 10 के 8 बचे हैं। क्या करोगे? फंस जाओगे ना। सो इसी वजह से ये जो आउटफ्लो हो रहा है ये उनके लिए है जो रिसेंटली आए बाजार में, जिन्होंने सोचा था पैसा बनेगा, नहीं बना और वो निकल रहे हैं। और अगर आप भी इनमें से एक हो तो भाई मेरे ख्याल से आपको निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू रियलिटी के अंदर 10, 12, 15 साल का है तो भाई इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बाजार 20% गिर चुका है। डाउन साइड पर्सनली मेरा जो मानना है, मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ, कि 10-12% और मान लो, 5-10% मेरे हिसाब से मैक्सिमम और मान लो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता भाई स्मॉल कैप या मिड कैप गिरने वाले हैं। क्योंकि 30% का करेक्शन तो भाई कोविड के टाइम पे आया था, करीब करीब 40% का करेक्शन था कोविड के टाइम पे। उससे पहले जितने भी करेक्शन आए 30-35 पे सिमट गए हैं, 20 ऑलरेडी झेल चुके हो, बाजार में ऑलरेडी ब्लड बात हो चुका है। अब निकल करके भी कहाँ जाओगे? अब इससे ज्यादा डाउन साइड तो बचा ही नहीं, इवन अप साइड अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है। सो अब एग्जिट करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। एग्जिट करना था 6 महीने पहले करना था, और जब करना था प्रॉफिट बुकिंग थी, एग्जिट था तो चीख चीख के बताया था, तब कर नहीं रहे थे, तो अब करने का कोई फायदा नहीं है। सो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो सो टिके रहो बाजार में, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करो। और अगर आपको डर लग रहा है स्मॉल कैप से लॉस दिख रहा है तो भाई स्मॉल कैप बेच करके सेम पैसा मल्टी कैप या फिर फ्लैक्सी कैप में डाल दो, क्योंकि लॉस बुक करना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रॉफिट बुक करना है। लोग आपको ज्ञान जरूर दे देंगे बट प्रैक्टिकली आप पे क्या बीत रही होगी आपको कोई नहीं बताने वाला। बिकॉज अगर आपको बता दिया कि भाई बेच दे, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है, तो आपका जो व्यू है वो खत्म हो जाएगा। वो बोलेगा भाई तू तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता भाई मेरी हवा खराब है, तो सामने वाले को क्या लेना देना, वो तो बाय 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 करता रहेगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, टिके रहोगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा, हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी। तो नहीं टिके रहोगे तो लॉस में तो हुई, बेच के चले जाओ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। भूषण जी का कमेंट है, कह रहे हैं एफआई धीरे धीरे करके क्यों निकल रहे हैं, एकदम से बेच करके क्यों नहीं निकल जाते, प्लान है इनका। भाई अगर एफआई ने एकदम से बेच करके निकलने की कोशिश करी ना, स्टॉक मार्केट एक दिन में 20% के आसपास नीचे आ जाएगी। तो एफआई ऐसा नहीं है कि वो बेच के निकल रहे हैं या एकदम से बेच नहीं सकते, वो बेच सकते हैं। इतनी लिक्विडिटी नहीं होगी बाजार के अंदर कि आप एकदम से उनका आउटफ्लो संभाल पाओ, ठीक है। और जो एफआईआई हैं उनका बेसिक रूल है पोजीशन बिल्ड पोजीशन कट। अगर उन्होंने बहुत पैसा बनाया कहीं से तो भाई पोजीशन कट करेंगे। और आज नहीं बेच रहे, आज तो बाजार गिर रहा तो हाईलाइट हो रहा है कि भाई आज बेच रहे। ये तो 2022 से ही शुरुआत हो गई थी, 2022 2023 में भी बहुत आउटफ्लो हुआ है। बाजार गिर रहा है, इसी वजह से एफआईआई बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी बेच रहे हैं, और एक बार में वो नहीं बेच सकते बिकॉज लिक्विडिटी इशू आ जाता है। लार्ज कैप के अंदर समवेयर अराउंड 55% होल्डिंग एफआईआई की है। तो आप समझ लो निफ्टी 50 में से 55% कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है एफआईआई की बेच दिया तो देश के लग जाएंगे। तो ये उम्मीद ना ही करो कि एफआईआई बेच करके जाए, अदरवाइज स्मॉल कैप लार्ज कैप छोड़ो, देश की इकोनॉमी की लग जाएगी। सोहम का कमेंट आ रहा है, कह रहे हैं मेरी एसआईपी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, पराग पारेख, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में चल रही है, कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या फॉर लॉन्ग टर्म।
सोहम जी देखो, अगर आपको मैं सच सच बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की थोड़ी सी लगेंगे इस समय पे भाई, थोड़े उसके हाल थोड़े से बुरे होने वाले हैं। अदर देन दैट मेरे हिसाब से सारे म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, और मोतीलाल ओसवाल भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि खराब हो जाएगा। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और मोमेंटम में था ये वाला म्यूचुअल फंड, और मोमेंटम टूट चुका है। और जब मोमेंटम टूटता है तो जैसे क्वांट के साथ हो रहा है, वही चीज़ मोतीलाल के साथ भी हो सकता है। बिकॉज मोमेंटम जब होता है ना किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो पैसे बन रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर के स्टॉक्स मोमेंटम में होते हैं, और जब मोमेंटम टूटता है ना तो वापस मोमेंटम आने में टाइम लगता है। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में मोतीलाल आपको अंडर परफॉर्म करता मिले। इसके ऊपर मैं इन डेप्थ वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो आपका नेट नेट सही है अगर आप 5-6 साल के लिए देखते हो। एज आई सेड अर्लियर, मुझे नहीं पता आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, एज क्या है, क्या टारगेट कर रहे हो आप। तो अगर आप ये सारी चीजें भी मेंशन करोगे तो मेरे लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मसूद हसन जी का कमेंट है, और इनका कमेंट है 10 लाख के आसपास इन्वेस्ट करना, तो ये सारे स्टॉक्स कैसे रहने वाले हैं, इन सब स्टॉक का फंडामेंटल और अभी का वैल्यूएशन कैसा है। भाई इतने सारे स्टॉक हैं, एक स्टॉक को अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हो तो एक हफ्ता निकलता है। तो जब भी अगर मैं इस चैनल पे कोई स्टॉक को लेके आता हूँ ना कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा, तो उसके पीछे हफ्तों की एनालिसिस होती है, और उससे पहले वॉच लिस्ट में महीनों तक होते हैं। सो इतने सारे स्टॉक, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसा है, बट फिर भी अगर हम बात करें, शक्ति पंप आपने पहले ही पूछा था, जितना मुझे याद है एक ठीक ठाक सा स्टॉक है, वैल्यूएशंस एवरेज के आसपास आ रही हैं, बट ठीक है। कैनफिन होम मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी, बट मेरे ख्याल से कैनफिन होम से अच्छा आधार और होम फर्स्ट होने वाले हैं। एंजल वन मुझे लगता है अभी ये थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, एंजल वन के अंदर रिकवरी डेफिनेटली आएगी, लेकिन अभी ये स्ट्रगल करता दिखेगा आपको एंजल वन। पीवीआर आयोनेक्स अच्छा है, ये वाला स्टॉक अच्छा है। आप बात कर रहे हो इंडिगो की, जो कि इंटर ग्लोबल एविएशन है, ये अच्छा स्टॉक है। अभी इवन ये ज़्यादा अच्छा बन चुका है, क्योंकि शायद एक ही एविएशन कंपनी है हमारे पूरी इंडिया के अंदर जो प्रॉफिटेबल है, वो है इंडिगो। तो ये अच्छा स्टॉक है। के एन आर कंस्ट्रक्शंस, मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो अभी नहीं कह सकता। पीएनसी इंफ्राटेक, इसके बारे में मुझे नहीं पता इस समय पे। जेनसोल इंजीनियरिंग ठीक ठाक स्टॉक है, मैं तो यही बोलूँगा, बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, वैल्यूएशंस चेक करनी पड़ेंगी। नेल्को का पता नहीं, क्लोस्कर ब्रदर का भी ऐसा नहीं पता। डाबर अच्छा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा है, सीडीएसएल अच्छा है, गेल बिल्कुल भी नहीं, लेना ही नहीं है गेल को, तो दूर हो जाओ। तो जो स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मोटे तौर पर अगर आप आज की मार्केट में पूछोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में स्विंग अच्छा है, डाबर में स्विंग अच्छा है, सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। क्लोस्कर ब्रदर्स का मुझे देखना पड़ेगा कैसा है। इंटर ग्लोबल एविएशन अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, ये अच्छा काम करेगा। पीवीआर अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। एंजल वन अच्छा है, लेकिन इसकी एक सपोर्ट पे है, तभी खरीदने के लायक है। कैनफिन होम्स अच्छे, होम फर्स्ट और आधार है, तो इन दोनों में से कोई देखा जा सकता है। इनके ऊपर ऑलरेडी एनालिसिस करी हुई है, तो इसी वजह से बता चुका हूँ। जो मैंने नहीं बताया कि मुझे नहीं पता, उस कारण में कोई एनालिसिस नहीं करी, तो वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली ना ही बोल सकता हूँ सर। DJ40 का कमेंट है, कह रहा है अदानी और गवर्नमेंट ने मिलकर के कॉमन मैन की ले ली मिडिल क्लास की। भाई अदानी और गवर्नमेंट मिलकर किसी के कुछ नहीं ले रहे, हम खुद अपनी दे रहे हैं, तो इसलिए दुनिया हमारी ले रही है। ठीक है, मिडिल क्लास के हाथ में ना कुछ था ना कुछ है, ना हमारे अंदर कोई मेजॉरिटी है, ना हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ना ही हमें एक्चुअली में कोई गट फीलिंग है। टू बी फ्रैंक यही सच्चाई है, क्योंकि हमको डिवाइड करना बहुत ज़्यादा आसान है। रिलीजन के नाम पे हमको डिवाइड करना बहुत ज़्यादा आसान है कि आपको थोड़े से पैसे दे दो तो आप बहक जाते हो, जहाँ पे यूनिटी है। अगर आप साउथ कोरिया अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो उनके पीएम थे, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी, पूरी जो देश था वो रोड पे आ गया, 1 मिनट में उनकी हवा ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, सो अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो कि भाई जहाँ पे धरना देना है, वहाँ पर मिडिल क्लास को एकजुट होना पड़ेगा। हमारी दिक्कत क्या है, हम हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं, हमें देश की सफाई की कोई नहीं पड़ी, एयर पोल्यूशन की कोई नहीं पड़ी, हमें ये नहीं पड़ा कि भाई हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल इन्हीं सब में पड़े हुए हैं, तो हमारी कोई वैल्यू है नहीं एज सच। अगर आप देखोगे हर इंसान नंबर बना रहा है, हमारी सेफ्टी के बारे में कोई नहीं पूछता। रोड के ऊपर जा करके रोड रेजेस कितने ज़्यादा हो रहे हैं, सब पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता, कोई किसी को छेड़ के चला जाए, और वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें हो रही है इस समय प्रदेश में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ना राहुल गांधी आकर के आपके लिए स्टैंड लेने वाला है, ना मोदी लेने वाला है, ना ही केजरीवाल। तो ये मिडिल क्लास की दिक्कत है, जो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि हम सवाल ही पूछना पसंद नहीं करते कि भाई सेफ्टी कहाँ है, एयर क्वालिटी इंप्रूव क्यों नहीं हो रही, पानी की क्वालिटी इंप्रूव क्यों नहीं हो रही। अब यमुना के ऊपर बात हुई थी तो वो क्लीन के पीछे लग गए, लेकिन एयर क्वालिटी, भाई मैं सांस ले रहा हूँ, उसको साफ करो पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
हर दिन अगर आप सांस ले रहे हो दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो भाई आप 10 से 20 सुट्टे मार रहे हो, समझ रहे हो, और आप यमुना क्लीन करने पे लगे हो। हवा क्लीन कराना ज़्यादा ज़रूरी है। आशीष सरकार का कमेंट है, कह रहे हैं SIP मनी से FII को सेफ एग्जिट मिल रहा है। भाई SIP मनी से मिले ना मिले, क्योंकि SIP में क्या है, आप अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस पे ले रहे हो, और एग्जिट तो मिलना ही है, चाहे आप दो या फिर मत दो, वो तो लेकर के ही जाएंगे। और हमेशा यही होता है भाई, कोई ना कोई तो पिसता है। जैसे 2025 में बात हुई थी, अरे भाई मतलब रिटेल इन्वेस्टर ने इसको ड्राइव कर दिया। बिल्कुल बुल रन रिटेल इन्वेस्टर ने ड्राइव किया था, बट उस बेचारे के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, लोगों ने उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नाम पे फंसा दिया और बोला प्रॉफिट बुक करना पाप है। अब सब अगर बोल रहे हो ना प्रॉफिट बुक करना पाप है, और आप बोल रहे हो प्रॉफिट बुक करो मेरे भाई, ज़रूरी है क्योंकि बाजार गिर सकता है, तो आपको बहुत सुनाते हैं। और यही हुआ था इस चैनल के साथ। इसी वजह से चैनल छोटा है, लेकिन कभी इसके आप कंटेंट को एक्सप्लोर करना, आपको समझ जाएगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस चीज़ के ऊपर बात हुई थी। जब PSU भाग रहे थे तो हमने डिस्कस किया था भाई बच जाओ, डिफेंस के केस में हुआ, स्मॉल कैप के केस में पीक पर जब चल रहा था तब हमने बोला था कि भाई देख लो थोड़ा, मिड कैप अच्छे हैं उस समय पे बताया था, लेकिन उसमें भी हुआ तो मिड कैप के अंदर तो थोड़ा बहुत हम भी गलत हुए थे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एज ऑफ नाउ भी मुझे लगता है मिड कैप अच्छे हैं, रिकवरी थोड़े ज़्यादा तेज़ी से कर पाएंगे वो स्मॉल कैप से, वैल्यूएशन डेफिनेटली ज़्यादा है मिड कैप के स्मॉल कैप से। तो अगर आप ये कहते हो ना कि भाई आप क्राउड से हटके बात करोगे, जो लोग सुनना नहीं चाहते, सो आप कभी भी सपोर्ट में नहीं आओगे। जो भी इंसान सही बोलता है, सच बोलता है, उसको कोई सपोर्ट वैसे भी नहीं करता। सो FII तो भाई पैसा लेकर के जाएगा। FII और DIIs एक रिटेल इन्वेस्टर को काटेंगे ही काटेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल तरीके से सोचते हो। FII DII को फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके पोर्टफोलियो के एक छोटे से हिस्सा हो। जैसे वो चाइना में करता है, रशिया में करता है, US में करता है, वैसे वो इंडिया में भी करता है। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई इंडिया ग्रो करेगा नहीं करेगा, आज उनका पैसा अगर ग्रो करेगा, ऐसे सोचते हैं। और एज ए इन्वेस्टर हमें भी यही सोचना चाहिए। हम इमोशनल घुसा देंगे ना फाइनेंस के अंदर, तो आप हमेशा फंसोगे। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के अंदर इमोशन को दूर जितना रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।